मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में स्टडी आउट किया था। इसके मैंने मतलब आपको पूरा बेसिक्स जो है कॉम्प्लेक्स का आगे कैसे कॉम्प्लेक्स के बारे में हम स्टडी आउट करेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को आपने समझा था। आज की क्लास में हम आपका मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आपका गेट का सिलेबस है। उसी के साथ आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अभी आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं, अगर आपको याद है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से दिखाते हैं, तो दिखाते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यही क्या होता था, आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता था। यही क्या होता था, मेरा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता था। ठीक है। अब इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके। मैंने तीन तरीका आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया। पहला था कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा था आपका पोलर फॉर्म, और तीसरा था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट। अभी कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, यही होता है एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट को ही आप कार्टेशियन फॉर्म बोलते हो। पोलर फॉर्म में आप क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखते थे, तो जेड इज इक्वल टू होता था आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता था। वहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही आपका आर्गेंट फॉर्म होता था, जिसमें आप जेड की वैल्यू लिखते थे, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। राइट। यहाँ ई की पावर आई थीटा आपकी यही होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये तीन तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होता था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। राइट। सही बात है। ठीक है। ठीक है। तो अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो योर टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। अब इसी में हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, बेसिकली इसकी जरूरत क्या है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जो आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल मिलेंगे जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे इन सभी का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट लेट एफ जेड बी लेट एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड रिप्रेजेंटेड बाई W। सो मैं ये कह सकता हूँ W है क्या, तो W इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ Z, जहाँ फंक्शन ऑफ Z इट इज इक्वल टू नथिंग बट U प्लस आई, वेयर वेयर U इज a real part of fz, a real part of fz, and V is imaginary part of fz। तो अगर आपको याद है, मैंने आपको जब लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाई है, तो लिमिट कंटिन्यूटी निकालने के लिए आप क्या करते थे, किसी भी फंक्शन के उसके नाइबरहुड की बात करते थे। राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसके नाइबरहुड की ही बात करेंगे। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट z0 is a point is the point sorry is the point in complex plane। कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही आप आर्गन प्लेन भी बोलते थे, जो मैंने आपको कल बेसिक्स में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। एंड लेट जेड बी एनी पॉजिटिव नंबर, let z be any positive number, then the set of points z, then set of points z such that। अब क्या होगा, मैं मान लेता हूँ उसके नाइबरहुड में कुछ पॉइंट्स हैं, तो जेड माइनस जेड जीरो क्या होगा, उस वैल्यू से हमेशा कम होगा। मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज z minus z0 will always be less than that small value, and this is nothing but in called neighborhood of z, कि बहुत नियर बाई होगा तो उसकी वैल्यू उससे हमेशा कम होगी।
नाइबरहुड ऑफ Z0, राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आप सपोज करते हैं आपने कुछ सेट डिफाइन किया, ठीक है, और वो सारे के सारे सेट जो हैं, वो सारे के सारे सेट जो हैं, अगर आप कैसे हो, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लाई करते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, क्लोज सेट बोलोगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहीं पे नोट करके, अ सेट एस, सॉरी, अ सेट एस इज सेट टू बी, a set S is said to be closed. A set S is said to be closed if it contains, if it contains all of its limits point. क्लियर है कि क्लोज सेट कब कहोगे किसी चीज को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करते हैं इसी सेट एस में एक पॉइंट है हमारे पास Z0, जो एग्जिस्ट करता है नाइबरहुड ऑफ Z0 में। ठीक है, जो पूरी के पूरे सेट में लाई करता है, तो वैसे पॉइंट को आप क्या कहोगे, इंफीरियर पॉइंट बोलते हो। तो फिर से मैंने कलर चेंज किया, a point Z0 is called an inferior point, an inferior point of a point set S is if, if of a point set S, कब, जब वो उसके नाइबरहुड में रहेगा, तो if there exists a neighborhood of Z0, a neighborhood of Z0 lying wholly in, lying wholly in SL, lying wholly in SL। क्लियर है यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं? डाउट तो चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। चलिए एक काम करते हैं, पहले लिमिट्स ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन को पढ़ने से पहले मैंने एक चीज जो आपको जो पढ़ाई है पिछले क्लास में, पोलर प्लेन और आर्गेन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के बारे में, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे भी मैंने आपको लिखा, मैं इसको नोट करा के समझा देता हूँ। और जैसे मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, आर आई थीटा लिखा था मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये आर कांस्टेंट हो सकता है, थीटा कांस्टेंट हो सकता है, आर वेरी कर सकता है, थीटा वेरी कर सकता है, या आर कांस्टेंट थीटा वेरी, थीटा कांस्टेंट आर वेरी। तो इसमें कई सारे आपके केसेज बन रहे हैं, तो पहला केस आपका देखते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद सबको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका पहला, इसमें पहला केस है आपका, जब आपका ये जो है दोनों के दोनों फिक्स्ड है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन आर एंड थीटा बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट। तो मुझे बताइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप पोलर प्लेन में ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा। सो अगर मैं इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करूँ पोलर प्लेन में, तो मान लेते हैं ये अब आपका एक पोलर प्लेन हो गया, सपोज करते हैं ये अब आपका कोई पोलर प्लेन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक पोलर प्लेन है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पी का मैं मान लेता हूँ आर की वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये हो गया पॉइंट, मैंने कलर चेंज कर लिया, दिस इज पॉइंट पी। तो ये मान लेता हूँ आर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट ए, और ये आपका एंगल थीटा, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप पोलर प्लेन में लिख रहे हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई से पाई, पाई के बीच में लाई करेगी, राइट। चलिए केस टू क्या हो सकता है अब आपका, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज देखते हैं। केस टू, केस टू, व्हेन आर इज नॉट फिक्स्ड बट थीटा इज कांस्टेंट। अब अगर थीटा कांस्टेंट है, अब अगर थीटा कांस्टेंट है, चलिए फिर से वही ग्राफ। ठीक है, तो
इस बार क्या होगा, अब आपको अगर मान लेता हूँ मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, कलर चेंज कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए, तो ये क्या है, अब ये आपका वैरी कर रहा है। सो वैरी करने के लिए मैंने एक एरो दिखा दे, ये अब आपका क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। ये एंगल थीटा क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट थीटा प्रिंसिपल एंगल वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3। केस 3 क्या हो जाएगा, चलिए केस 3 देखेंगे। केस 3, व्हेन आर इज कांस्टेंट बट 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 थीटा इज वैरी। ठीक है, तो उस केस में देखिए क्या होगा आपका, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, आर कांस्टेंट है, थीटा वैरी करेगा, इसका मतलब कैसा ग्राफ बन के मिलेगा आपको, आपको ग्राफ जो मिलेगा वो मिलेगा एक सर्कल का ग्राफ मिलेगा, राइट। क्योंकि अगर आपका आर कांस्टेंट है, समझिएगा ये, अगर आपका आर कांस्टेंट हो गया, अब ये कांस्टेंट है बट ये एंगल वेरी कर रहा है, ये एंगल दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल होगा तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बना देगा। एक रफली एक सर्कल बना देता हूँ, मैं पहले सर्कल बनाते हैं। ट्राई करता हूँ फिर से एक बार, और ये हो गया, रफली एक सर्कल आपका बन गया। ठीक है, रफली क्या हो गया आपका, एक सर्कल बन गया। ठीक है, ठीक है, अब इस सर्कल में भी क्या होगा, अब देखो, अब सर्कल में मान लेता हूँ ये आपकी रेडियस जो है कांस्टेंट है, एडजस्ट करेंगे, देखने से सर्कल नहीं लग रहा, इलिप्स जैसा लग रहा है, बट सपोज ये सर्कल ही एक तरह से। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है इस बार, सॉरी, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये अभी आपका क्या है, कांस्टेंट है, राइट। ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर ये आपका कांस्टेंट है और ये थीटा वेरी कर रहा है, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो थीटा है वो किस तरीके हो सकता है, देखिए वो हो सकता है क्लॉकवाइज, तो हो सकता है आपको क्लॉकवाइज सर्कल मिल जाए, या तो हो सकता है आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल मिल जाए। या तो आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा, या तो आपको कलर मैंने चेंज किया, या फिर आपको एक ऐसा सर्कल मिलेगा, तो दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो एक आपको मिल सकता है क्लॉकवाइज सर्कल, एक आपको मिल सकता है एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज सर्कल होगा तो बताओ कैसे होगा, एंटी, अब देखो आपको एंगल ऐसे मेजर करना है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, 0 से 2 पाई जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे जाएगा आपका, 0 से -2 पाई जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, किसी को भी, किसी भी बच्चे को क्लियर है? चलो, सो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट केस आपका जो बनता है वो क्या बनता है, आपका बनता है, नेक्स्ट केस बनता है, व्हेन व्हेन r and theta both are not constant, both are not constant। अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट नहीं है, उस केस में आप सपोज करते हैं, तब आपको देखिए डायग्राम क्या होगा, सर्कल एक कुछ अलग सा शेप बनेगा, राइट, उसमें कुछ आपका क्या होगा, एक अलग सा शेप बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई सपोज करते हैं आपके पास कोई डिस्क प्रॉब्लम आ गई, कोई किसकी प्रॉब्लम आ गई, डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, तो डिस्क की प्रॉब्लम में आर की वैल्यू लाई करेगी आपकी 0 से 2 के बीच में, और थीटा की वैल्यू लाई करेगी आपकी 2 पाई से 0 के बीच में। ध्यान रखेंगे, डिस्क आपका कैसा है, एक 2D प्रॉब्लम है, तो इन अ 2D प्रॉब्लम, इन अ 2D प्रॉब्लम, क्योंकि आपका आर है क्या आपका, आर की वैल्यू, सॉरी, दैट इज इक्वल टू आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ से कर सकते हो, थीटा 0 = r/2, और यहाँ से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है चीज, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट, क्लियर है ना? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, चलो, अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो देखेंगे आगे, समझेंगे। अब इसके ऊपर आप, हम मैं इस चीज आपको बताया क्यों, क्योंकि अभी जो आगे होगा, जब मैं आपको इस चैप्टर में एक चीज पढ़ाऊंगा, पोल्स एंड रेजिड्यू, तो पोल्स एंड रेजिड्यू के अंदर क्या आएगा, आपको ये टॉपिक आएगा जिसमें हम क्या बात करेंगे आपका, हम बात कर रहे होंगे आपका ग्राफ के बेसिस पे रेजिड्यू निकालने में, वहाँ पे आपको ये ग्राफ बनाना बहुत ईजी समझ में आना चाहिए, वरना वहाँ पे इशू होगा। क्लियर है चीज, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, किसी भी बच्चे को क्लियर है? चले आगे बढ़ें। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब चाहो तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरीके का, आपको आर दे देगा, थीटा दे देगा, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, ठीक है। चलिए, इसी में अब एक चीज देखेंगे, जैसे मैंने बोला पोलर रेजिड्यू में, तो कैसे आप समझेंगे उस चीज के लिए एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। सपोज करते हैं किसी ने आपको दे दिया मॉड जेड इक्वल टू, या मॉड जेड इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, 1 2 3, कोई भी के दे सकता है। ठीक है, सो हमें पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो व्हाट इज इट, जेड इज इक्वल टू आर इज नथिंग बट आर इज व्हाट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू नथिंग बट मॉड ऑफ जेड इंटू ई की पावर आई थीटा। ठीक है, सो रूट रूट सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 ई की पावर आई थीटा। सो इट इज नथिंग बट, इसका मतलब आपका रेडियस क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। रेडियस कांस्टेंट थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 2 पाई से 0 के बीच में लाई करेगी। राइट, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, थीटा से की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी, मतलब कि एक सर्कल है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इस चीज को, कि अब सर्कल है तो सर्कल की आपको क्या चाहिए, कि इक्वेशन होगी। मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसी सर्कल है, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1 मीटर। कोई भी दिक्कत, किसी को भी कोई भी तरह का डाउट, क्लियर है। सो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ, मैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करके दिखा सकता हूँ, ये ग्राफ में प्लॉट आप करना चाहो तो चलिए कलर चेंज किया मैंने, ये मान लेता हूँ मैंने, आपका एक रियल एक्सिस हो गया, उधर आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। सो दिस इज रियल जेड, दिस इज इमेजिनरी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक सर्कल बना दो यहाँ पे, छोटा सा ही बनाता हूँ ताकि, ठीक है, ये एक आपका सर्कल हो गया, जिसकी रेडियस क्या है यहाँ से, इस रेडियस इज, सॉरी, इस रेडियस इज 1, इस रेडियस इज 1। क्लियर है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का बताओ किसी भी बच्चे को, क्लियर है चीज ना। आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलो, तो ये तो सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दे दी थी, तो आपने इसको बहुत इजी वे में आपने लिख दिया, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं है ना। चलो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप शॉर्ट वे में भी आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे समझना है इस चीज को, शॉर्टकट किस तरीके से आपको सॉल्व आउट कर सकते हो, तो आप लिखोगे इसको कैसे। देखो, आप लिख सकते हो, अगर मैं सब कुछ करते इसी चीज को मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा कैसे, मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस आई वाई इट इज इक्वल टू 1 था। एक्स प्लस आई वाई इज नथिंग बट जेड माइनस 0 प्लस 0 आई वाई, सॉरी 0 आई, इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिलता है, इसीलिए मैंने बोला सेंटर 0 0 एंड रेडियस। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, अगर सपोज करते हैं आपको आ गया मॉड ऑफ जेड प्लस आई, जेड प्लस आई इट इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही तरीका। अब आप क्या लिख सकते हो, देखो जेड माइनस 0 माइनस आई 1 आई इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बता दो मुझे जरा सेंटर क्या होगा इसका, तो सिंपलाइज सेंटर इज, सेंटर क्या होगा इसका बता दो, सेंटर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ 0 0 था, तो यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस, रेडियस क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो इसका तुरंत, बता दो इसका ग्राफ कैसे बना दूँ, चलो इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ बना लो। तो अभी आपको क्या, सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट मैंने मार्क किया, ये दिस पॉइंट इज 0 - 1 से कुछ करके, आपको रेडियस कितने में जाना है, 2 यूनिट पे जाना है, चलिए 2 यूनिट बना दीजिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 0 - -3 एंड दिस इज योर, सॉरी मैं गलत प्लॉट कर दिया, रुको, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस में जाना है ना, रियल एक्सिस पे नहीं, सॉरी सॉरी, मैं रियल, दिस इज इमेजिनरी जेड ना। सो दिस इज 0 - -2, राइट, एंड दिस विल बी 0 - -3 एंड हियर 0 - 1 विल कम, तो ये आपका सर्कल कुछ ऐसे जाएगा। so, ये अब आपका सर्कल कुछ ऐसे जाएगा।
कोई भी दिक्कत, इसका जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, जब आप पोल और रेजिड्यू निकालोगे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की किसी बच्चे को? ठीक है, क्लियर है चीज़? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, चलो, क्लियर है चीज़? सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्कल का रेडियस जो भी आपको कॉम्प्लेक्स के इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, उसका ग्राफ आप इजी वे में आप प्लॉट आउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का किसी भी बच्चे को? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो चलो इसका सर्कल का एरिया प्लॉट, सर्कल प्लॉट करो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तीसरा एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है मॉड ऑफ जेड माइनस 3i बराबर 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बता दो मुझे, इसका सेंटर सीधे बता सकता है कोई क्या होगा? सेंटर में अगर लिखूँ 0,3 होगा, कोई दिक्कत? रेडियस 4 यूनिट होगा, कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट है तो बता दो, यहाँ तक किसी भी तरीके का किसी को कोई भी डाउट दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ठीक है, ठीक है। सो मैं रेडियस ड्रॉ करता हूँ। सो ये हो गया आपका। अभी आपको किस पे जाना है, रियल एक्सिस के इमेजिनरी एक्सिस? सो आपका सेंटर है 0,1। 0,1 मतलब इमेजिनरी एक्सिस। सो आपको इस पॉइंट पे मान लेते हैं 0,1 यहाँ कहीं आएगा, या 0,3 सॉरी यहाँ कहीं आएगा। चलो थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं। सो दिस इज 0,3। 4 इधर, 4 उधर आपको जाना है, तो आपका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, राइट? जिसमें ये आपका रेडियस क्या होगा, ये यूनिट आपकी क्या होगी? क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरीके का तो बताओ मुझे यहाँ तक। कोई भी डाउट तो बता दो मुझे, किसी भी को भी कोई भी डाउट है तो बता दो। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का तो बताओ, यहाँ तक का नहीं है ना? अच्छा, अब आपने जब भी सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो अभी हम एक चीज छोड़ के चल रहे हैं। क्या छोड़ के चल रहे हैं? हमें मिस छोड़ के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हमारा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। इसके लिए पहले एक बार इस ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ कर देते हैं। मैंने कलर चेंज किया और मैं मान लेता हूँ एक बार ये पॉइंट मैंने ये मान लेते हैं सेंटर आपका यहाँ पे है, तो सेंटर से ये दूरी कांस्टेंट रखी मैंने, और ये अभी लगभग कांस्टेंट रखने की कोशिश ट्राई करता हूँ। ठीक है, और इन्हें मिला लो अब। इट्स लुक लाइक समथिंग लाइक अ सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट अभी आपका क्या है? दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस पॉइंट इज योर 0,3। ठीक है, तो अगर ये 0,3 तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बता दो? ये हो जाएगा आपका 0,7। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस इज 0,-1। दिस रेडियस इज व्हाट? दिस रेडियस इज व्हाट? दिस रेडियस इज 4 यूनिट्स, राइट? ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है। किसी ने आपसे कहा ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना, तो कैसे निकालोगे बता दो मुझे। कोई भी बता दो कैसे निकालो इस पॉइंट को, कैसे निकालो बता दो। कोई भी बता दो कैसे निकालो इस पॉइंट को। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ? आपको अगर ये पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ? जेड की वैल्यू क्या होती है मुझे बता दो। जेड की वैल्यू होती है x+iy -3i, इट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। पुटअप कर दिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? मॉड ऑफ x-3i बराबर 4। ठीक है, मॉड ऑफ x-3i, इट इज इक्वल टू नथिंग बट रूट ऑफ x² + 9 बराबर 4। तो मैं लिख सकता हूँ और x² + 9 इज इक्वल टू 16। सो x² इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज हाउ मच? दैट इज कमिंग आउट टू बी 16 माइनस 9, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7। 7 होगा। तो x इज इक्वल टू +-√7, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट? ये हो जाएगा √7, 0 माइनस का हो जाएगा प्लस का √7, 0। कोई भी दिक्कत
कोई भी डाउट किसी भी तरीके का बताओ। पहले तो हमने पॉइंट निकाल लिया। अब जैसे ही आपको पॉइंट मिल गया, जैसे ही आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है, जैसे ही आपको पॉइंट मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है वाई बाई एक्स। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा निकालते आप क्या कर सकते हो अपना, आप अपना ये बता सकते हो कि गिवन सर्कल का एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, क्लियर है चीज? अगर एक चीज क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए एक और एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। मान लेते हैं मॉड ऑफ जेड प्लस टू इज इक्वल टू, आपको थ्री के लिए प्लॉट करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ, बता दो, कोई बता दो सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर क्या हो जाएगा इसके लिए, और रेडियस क्या हो जाएगा इसके लिए, सेंटर क्या हो जाएगा इसके लिए, रेडियस क्या हो जाएगा इसके लिए। मैं लिख दूँ सेंटर कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा जेड माइनस माइनस टू प्लस जीरो आई इज इक्वल टू थ्री। सो सेंटर इज माइनस टू कॉमा जीरो एंड रेडियस इज थ्री, राइट, रेडियस इज थ्री। आप यहाँ से अब सर्कल प्लॉट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, किसी भी बच्चे को क्लियर है चीज ना, कोई भी डाउट, कहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ूँ? ठीक है, क्या होता है आप इसको प्लॉट कर सकते हो। चलो मैं एक बार प्लॉट भी कर देता हूँ इसको। अब ये किस पे प्लॉट होगा, आपका रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा। ठीक है, कैसे बनवाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका माइनस टू कॉमा जीरो है। सो इस पॉइंट में आप इधर की तरफ चले जाइए, दिस पॉइंट विल बी माइनस फाइव कॉमा जीरो, और एक पॉइंट इधर आ जाएगा वन कॉमा जीरो। तो आपका सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा जिसकी रेडियस आपकी 3 यूनिट के आसपास। सो चलो मैं ट्राई करता हूँ, बड़ा बन गया है तो छोटा कर लेते हैं साइज को। चलो इसको मैं भी छोटा कर देता हूँ, ये ऐसे करके घूमेगा। ठीक है, एक सर्कल ये हाफ हो गया, ये अब आपका फुल सर्कल हो गया। ये रेडियस आपकी कितनी है, दिस इज थ्री। कोई भी दिक्कत, क्लियर है चीज यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं है? आगे बढ़ूँ? ठीक है, कर लोगे। तो अगर आपको मैं अभी आगे जाके जब पोल और रेजिड्यू निकलवाना सिखाऊंगा, वहां पे मैं आपको ऐसी इक्वेशंस दूंगा, और इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे क्या निकालते हैं हम, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आप क्या करते हो, पोल या रेजिड्यू निकालते हो। कोई भी डाउट तो बता दो, किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो बता दो। नहीं है, नहीं है, नहीं है तो चलो फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, हम स्टार्ट करेंगे आपका जो टॉपिक मैंने बोला, जैसे कि दैट इज लिमिट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जो टॉपिक है लिमिट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना, किसी को भी बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में किसी को भी किसी भी तरीके का किसी को भी डाउट नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बात करूंगा कैसे हम किसी भी फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन की हम क्या करते हैं, लिमिट को डिफाइन करते हैं। चलें, ठीक है। सपोज करते हैं, मान लेते हैं आपका कोई भी जो फंक्शन था, सिंगल वैल्यूड वैल्यूड फंक्शन जो आपका एफ जेड था, उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, मान कब एग्जिस्ट करेगी, जब जेड की वैल्यू, लिमिट का कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हो। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि लेट लेट लेता हूँ लेट सॉरी लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन defined on defined at all points in neighborhood of, at all points in some neighborhood of, in some neighborhood of पॉइंट जेड जीरो। अब जेड की वैल्यू अगर जेड जीरो की तरफ अप्रोच करती है तो हम कहेंगे लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू कुछ होगी। कब, जब इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या हो, जो आपका नाइबरहुड ऑफ पॉइंट, आप नाइबरहुड को क्या मान रहे थे, एप्सिलॉन को मान रहे थे, तो उससे छोटी सी थोड़ी सी कम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ देन एफ जेड इज सेड
to have the limit L as Z approaches Z0 along any path if given an arbitrary real number epsilon greater than zero. अब इस एप्सिलॉन के अलावा क्या है, एक और वैल्यू एग्जिस्ट करती है. हाउएवर, अभी मैं इसको ग्राफ से समझा देता हूँ, लिख दो. हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से कम है. वेन एवर जेड माइनस जेड जीरो लाइज बिटवीन डेल्टा टू. ये अब आपकी कंडीशन. अब इस चीज को मैं ग्राफिकली समझाता हूँ. चलिए, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आपकी एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो अगर सपोज करते हैं इस z से z0 जाने के लिए आपको दो डिफरेंट पाथ मिल जाता है, तो वैसे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा पाथ मिलता है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा मिलता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच जेड अप्रोच Z0. ठीक है, किसी पाथ के अलॉन्ग जाता है तो दो पाथ मिल गए तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी. अगर एक पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट है किसी भी मैनर में जेड से Z0 जाने की, तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई जेड प्लेन है. ये मान लीजिए आपके पास कोई जेड प्लेन है. ये मेरे पास एक जेड प्लेन है. ठीक है, मेरे पास कोई जेड प्लेन है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो कोई जेड प्लेन है और ये कोई पॉइंट आपका Z0 जो यहाँ से किसी आर्बिट्री नंबर डेल्टा से दूर पे. ठीक है, ये आपका वाई प्लेन है और ये आपका एक्स है. एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई इमेजिनरी रियल एक्स, इमेजिनरी वाई जेड प्लेन में बनाया हुआ है. और ये मैं आपका ओमेगा प्लेन बना देता हूँ. डब्ल्यू प्लेन मैंने बना दिया आपके लिए एक. ठीक है. सो ये z की वैल्यू अगर Z0 की तरफ अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू L के बराबर कब होगी जब, क्योंकि डेल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन का एक पार्ट होगा. डेल्टा क्या होगा आपका, एक एप्सिलॉन का पार्ट होगा. तो अगर ये Z0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू L के बराबर कब होगी, तभी होगी जब क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट पाथ एग्जिस्ट करे. मतलब कि दो पाथ ना हो, ऐसा ना हो कि आप इधर से भी जाओ और कई सारे पाथ एग्जिस्ट करो. तो एक से ज्यादा अगर पाथ एग्जिस्ट करेंगे तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज for every z not equal to Z0 in Z plane, fz has a value lying in epsilon of W plane. That is limit z tending to Z0, fz is equal to nothing but a limit. बट ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो, आपका क्या हो, दो पाथ एग्जिस्ट नहीं करते. तो मैं यहाँ पे नोट करा के दिखा देता हूँ. नोट करके एक चीज लिख देता हूँ. मैं नोट करके एक चीज लिख देता हूँ. नोट कर लीजिए इसको. if we get two different limits as z approaches Z0 along two different paths then limit does not exist. तो आपने दो पाथ पे गए, आपको दो डिफरेंट वैल्यू मिल गई, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. कहने का मतलब क्या है, दैट इज इम्प्लाइज द लिमिट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट. क्योंकि डिपेंडेंट हो गई तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर
इन विच z अप्रोचेज z0। क्लियर है चीज? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आपको दिखाना है लिमिट, देखना है लिमिट z टेंडिंग टू z0 z बाई मॉड z एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो z क्या होता है आपका, आपको पता है z क्या होता है। सो लिमिट z टेंडिंग टू 0। अब अगर z होता क्या आपका x प्लस आई वाई, अगर z जीरो की तरफ जा रहा है इसका मतलब x भी जीरो की तरफ जाएगा और y भी जीरो की तरफ जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। तो यहाँ पे आपके पास दो बात है, एक बार आप एक्सटेंड एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ोगे तो देखना पड़ेगा लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको ये दोनों वैल्यू सेम मिल जाएगी तो आपका होगा लिमिट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगी तो आपका होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो लेट मैं क्या करता हूँ इसको वन वेरिएबल बना देता हूँ। सो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स आपने जैसे लिखा, तो वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो ये हो गया एक्स प्लस आई एम एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एम आई एक्स कॉमन वन प्लस एम स्क्वायर एक्स कॉमन। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है वन प्लस एम आई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब देखो अब आप कह सकते हो m की आप जो वैल्यू लोगे, m की कुछ भी हो सकती है वैल्यू, m कुछ भी हो सकता है, m की आप जो भी वैल्यू लोगे डिपेंडिंग ऑन m ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, different values of m, fz is equal to z by z bar, sorry, mod z, mod of z has different values। तो मतलब क्या है आपका लिमिट क्या है, different values as z approaches z0 means zero, यहाँ पे जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है लिमिट डस नॉट एक्सिस्ट। क्लियर है? कि कैसे आप ये पहचानोगे कि अगर आपका गिवन क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। समझ में आई चीजें, समझ में आई चीजें, समझ में आए तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंप्यूट लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी आई जेड क्यूब प्लस आई जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जेड प्लस थ्री आई इन द ब्रैकेट जेड माइनस आई का होल स्क्वायर सॉल्यूशन। तो लिमिट निकालना आपको मैंने पहले सिखाया था, जब भी आपको बताया था मैंने इन्फिनिटी का क्वेश्चन दिखाई देता आपको क्या करना है, बाई जेड का फॉर्म बनाना है। तो बाई जेड बनाने के लिए क्या करोगे, मैं पूरे से क्या करता हूँ जेड क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बाई जेड स्क्वायर माइनस वन बाई जेड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैंने जेड क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ से भी सीधे आप यहाँ से जेड कॉमन ले लो टू प्लस थ्री आई बाई जेड, और यहाँ से भी आपको जेड स्क्वायर मिल जाएगा, तो वन माइनस आई बाई जेड का होल स्क्वायर, तो जेड क्यूब टोटल जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल। अब जेड क्यूब आप जब इन्फिनिटी रखो तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो यहाँ पे आ गया जरा देखिए यार आई डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, सो योर आंसर इज आई। क्लियर है चीज, समझ में आए कैसे लिमिट को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, compute limit z tending to 1 plus I z square minus z plus 1 minus I divided by z square minus 2z plus 2। चलो solution, so it is limit z tending to 1 plus I, मैं इसको लिख सकता हूँ z स्क्वायर प्लस वन माइनस जेड कॉमन, सॉरी 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 सॉरी, माइनस जेड माइनस आई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो लिमिट z टेंडिंग टू वन प्लस आई, ऊपर हो जाएगा आपका देखिए मैं जेड प्लस आई, जेड स्क्वायर प्लस वन को लिख सकता हूँ जेड प्लस आई
इंटू जेड माइनस आई माइनस जेड माइनस आई प्लस -1 कॉमन जेड प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर नीचे वाले को आप लिख सकते हो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ जेड -1 माइनस आई इंटू जेड +1 प्लस आई, आप इसको फैक्टर करके लिख दिया, तो जेड प्लस आई कॉमन, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 प्लस आई, जेड प्लस आई कॉमन, ऊपर बन गया जेड -i-1 और नीचे बन गया जेड +1 प्लस आई। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर आप इसको वैल्यू पुटअप करके देखते हो तो क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो ये और ये कट ही जाएगा, सॉरी छोड़ दिया। सो इट इज z-1 माइनस आई इंटू z+1 प्लस आई। सो z-1 से ये कट गया, अब वैल्यू पुटअप कर दो, हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2i, सॉरी यहाँ पे z-1 है ना, ये भी z-1 ही बनेगा, तभी तो वैल्यू बनेगी सही, तो z-1 है, z-1 हो जाएगा, सॉरी z-1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1, तो -1 से -1 कैंसिल, 2। तो मैंने कहा था कभी भी डिनोमिनेटर में आपको इमेजिनरी टर्म नहीं छोड़ना, तो इसको आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने जाओगे तो 1 प्लस 2i इन द ब्रैकेट आप क्या करोगे, -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू आई इंटू माइनस ऑफ आई, तो ऊपर हो गया आपका क्या -i -2i, तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई का स्क्वायर दैट इज 1, तो 2 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -1 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 1 माइनस i/2। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। आपको दिया है लिमिट z टेंडिंग टू 0 z/z बार। चलिए चेक करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू 0, मैं इसको सेम वैसे ही z/z बार को आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0, ऊपर हो गया x प्लस आई वाई और नीचे हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई, कोई भी दिक्कत। अब एक बार आप क्या कर सकते हो, एक बार आप कर सकते हो x टेंडिंग टू 0 अंदर भेज दिया, बाहर रखा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 अंदर भेज दिया, तो हो गया x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस आई वाई। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में x, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1। अच्छा, अगर आप y टेंडिंग टू 0 वाला बाहर रखो, x टेंडिंग टू 0 अंदर करो, तो देखो क्या बनता है। तो अभी आपने क्या किया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 बाहर रखा मैंने, क्योंकि आप वो तो आपके ऊपर है, आपको इसको बाहर रखते हो किसको बाहर अंदर भेजते हो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये हो गया x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x माइनस आई। जरा देखो तो ये क्या बन रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी लिमिट y टेंडिंग टू 0 0 0 आई वाई डिवाइडेड बाई माइनस आई वाई, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -1। तो आपने क्या देखा, दो डिफरेंट पाथ पे लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो क्या कह दोगे, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपके, आप किसी भी पाथ से जा रहे हो। क्लियर है चीज, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े आगे बढ़े, क्लियर है चीजें, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 1 प्लस आई इंटू 2z³ डिवाइडेड बाई इमेजनरी z का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इमेजिनरी जेड का स्क्वायर क्या होता है। चलो सोल्यूशन, तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xi वाई। तो मुझे बता दो इमेजिनरी जेड क्या होगा इसमें, इमेजिनरी जेड कुछ और नहीं, आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी जेड पूछा था एक्स स्क्वायर, ये क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy, तो इमेजिनरी
जेड का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x। अच्छा, ओके। सो आपको लिखना है देयरफॉर तो लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 प्लस आई 2z क्यूब डिवाइडेड बाई इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करें बता दो, कैसे सॉल्व करें बता दो, इसको क्या करें अभी आप। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको देखने से भी पता चल रहा है कि z की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो उस तरह से सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। कि z की वैल्यू 1 प्लस आई और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 जा रही है, राइट। आप उस तरह से भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू पुट अप करके, राइट। इस तरह से भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की किसी को भी बता दो यहाँ तक, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। बता दो मुझे आंसर क्या आ रहा है किसी का भी, कोई भी बता दो क्या आएगा आंसर। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस वन। कैसे करें, बता दो आंसर, बता दो क्या आएगा इसका, सॉल्व करके बता दो क्या आएगा आंसर। तो भाई क्या आएगा इसका आंसर। कैसे करें बता दो, क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले बताया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट अप करके आंसर बता दो क्या आएगा सॉल्व करके। देख लेते हैं, देख। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई। तो जैसे ही आपने चेंज किया तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। तो लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, वाई टेंडिंग टू 1, मिलेगा 2x प्लस आई वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 2xy। चलिए पुटअप कर दीजिए पहली वैल्यू। सो मैंने किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट वाई टेंडिंग टू 1, एक्स प्लस आई वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो आपने वैल्यू पुटअप किया तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स प्लस आई का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। आपने दोबारा वैल्यू पुटअप करी तो हो गया 1 प्लस आई का क्यूब। तो 1 प्लस आई का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस आई क्यूब प्लस थ्री आई स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू नथिंग 1 माइनस आई प्लस 3i माइनस 3। तो इट इज कमिंग आउट टू माइनस 2 प्लस 2i। सो 2 कॉमन, माइनस 1 प्लस आई 0। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस तरह के। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का कि लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आप लिमिट्स कैसे निकालते हो, तो यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। कोई भी डाउट, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। अगर नहीं आएगा तो मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला, चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट्स और नॉट। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट z टेंडिंग टू 0, इमेजनरी z का क्यूब डिवाइडेड बाय रियल z का क्यूब। दूसरा, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस आई z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z प्लस आई। तीसरा, लिमिट z टेंडिंग टू 0, रियल z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इमेजिनरी z। और चौथा क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए, लिमिट z टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई z इन द ब्रैकेट z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक बात आएगी सीआर थ्योरम की। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, वहाँ पे बहुत इजीली आप कर पाओगे। ये चीज़ें जल्दी कोई बताता नहीं है, बट इसलिए मैं ऐसे बता के चल रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर रहे कि हाँ, अगर किसी ने बोला कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो हम बता सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने अभी तक को लिमिट के बारे में बताया सिर्फ और सिर्फ। चलिए एक और कुछ
अब आपको लिमिट इवेलुएट भी कर लेते हैं। आपको लिमिट निकालनी है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दूसरा टाइप। क्वेश्चन नंबर ए, लिमिट z टेंडिंग टू 0, रियल z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z, लिमिट z टेंडिंग टू 0, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख, ये तो सीधे आंसर ही दिख रहा है। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है, लिमिट z टेंडिंग टू 1 माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 और डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1। ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको लिमिट्स क्या होती हैं, किस तरह से लिमिट डिफाइन की गई है, कब लिमिट होगी, एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है तो उससे कैसे आप ग्राफ बनाओगे, ये भी चीज़ आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसके बाद हम आपकी बात कर रहे होंगे CR इक्वेशन की, कॉची रायमन इक्वेशन। क्लियर है? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please share my channel so that each and every student can learn mathematics in a more easier way. So thank you all and have a nice day.